नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली साहब के पास आया हुआ हूं। बातचीत का मुद्दा जो है वो पिछले कई दिनों से तमाम न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बन रही है। वो मुद्दा है शिबली नेशनल पीजी कॉलेज में 55 सहायक प्रोफेसरों की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। जो योग्य सहायक प्रोफेसर के कैंडिडेट थे उनको ना लेकर के उनकी नियुक्ति ना करके भाई भतीजावाद किया गया है, ब्लड रिलेशन में लोगों को रखा गया है और अपने करीबी लोगों को, अपने भाइयों की नियुक्तियां की गई। इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मैंने इस पर एक वीडियो किया, तो उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस मसले से जुड़े हुए अगर किसी भी बातचीत को करना चाहता है तो वो हमें सूचित कर सकता है। हम निश्चित तौर पर उनकी भी बात को सामने रखेंगे। तो जब उस वीडियो को शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के प्राचार्य अफसर अली साहब ने देखा तो उन्होंने मुझे कल फोन किया। मैं इत्तेफाक से संत कबीर नगर में था, तो मैंने कहा सर मैं कल मुलाकात करता हूं आपसे। तो मैं आज सर के पास आया हूं और तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है 55 नियुक्तियों का मामला जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, या फिर कोई शिबली नेशनल कॉलेज की जो साख है, जो अल्लामा शिबली नोमानी ने बनाई है, उसके शाख से कोई खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम बिंदुओं पे हम बातचीत करेंगे। सीधे मैं मुखातिब होना चाहूंगा सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। तमाम सर आरोप लग रहे हैं, तमाम समाचार पत्रों में लग रहे हैं, न्यूज चैनल्स की हेडिंग बन रही है, शिबली नेशनल पीजी कॉलेज भ्रष्टाचार का अड्डा बना। शिबली नेशनल पीजी कॉलेज कई तरफ से जांच से घिरा, प्रिंसिपल पर लगे गंभीर आरोप, इस तरह के मामले आ रहे हैं सर दिन प्रतिदिन। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जो 55 नियुक्तियों का मामला आ रहा है और इसमें आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने अपने करीबियों को, रिश्तेदारों को, यहां तक कि भाई भतीजावाद भी हुआ है, इस तरह का आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने योग्य कैंडिडेट को वरीयता ना दे करके, उनका चयन ना करके अपने लोगों का चयन किया है ताकि जल्दी से जल्दी ये सारी नियुक्तियां पूरी हो जाए और सिर्फ दिखावे के लिए इंटरव्यू किया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? आपका स्वागत है, खैर मकदम है, और मैंने आपको इनवाइट किया था, आप आ जाए। देखिए, जब प्रोडक्ट किसी को मालूम नहीं है अभी कि कौन आया है, क्या आया है जी, तो उस बारे में तीसरा आदमी कैसे जान सकता है जी। और रही बात शिकायत की, तो शिकायत का एक ही वर्जन शुरू हुआ। सबसे पहले कमेटी के एक ऑनरेबल मेंबर ने वो वर्जन शुरू किया जो उसकी लाइनिंग थी अक्षरशः जी, वही दूसरे एक लोकल नेता ने शुरू किया। फिर उसी लाइन को पास कर दिया थर्ड आदमी को, और वो थर्ड आदमी, अब उसके पास कितना समय है, कितना सामाजिक मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता। वो राजभवन भेज रहा है, शासन को भेज रहा है, जहाँ जहाँ उसको मिल रहा मौका वहाँ भेज रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई बहुत गंभीर आरोप लगेगा तो शासन का काम ही है वो जांच करावे उसकी जी। तो शासन से तीन तरफ से नहीं गिरा, ये एक ही आदमी की जांच पे शासन ने मंडलायुक्त को भेजा और शासन ही ने, हायर एजुकेशन ने, उसके जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भेज दिया राजभवन को। तो राजभवन से ये चली गई डायरेक्टर ऑफिस, एक ही आदमी की जांच पे। मेरा ये कहना है कि जांच हो रही है, तो इस वक्त तो वैसे भी सबको खामोश रहना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय ने 3 सदस्यीय जांच का गठन किया, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगा जी। क्या इसमें सत्यता, क्या सत्यता नहीं? आपने सर शुरू में एक चीज की बात कही कि प्रोडक्ट सभी को पता नहीं है क्या है, लोग गैरबाजी मतलब भाषणबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि वो प्रोडक्ट क्या है जिसकी नॉलेज लोगों को नहीं है। मेरा ये कहना है कि जैसे मैं हमारे कॉलेज में कमेटी ने नियुक्त किया, तो आप 2-4 जो आ गए हैं जिनका अनुमोदन हुआ है और जिसको हम बुला लिए हैं और वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो टीचर ही तो उसका प्रोडक्ट हुआ सिलेक्शन कमेटी का, चयन समिति का। आप बच्चों से पूछ लेते कि जो टीचर आया है उसकी कितनी नॉलेज है, कितनी गहराई है उसके अंदर, कैसा पढ़ा रहा है वो, तो टीचर ही तो उसका प्रोडक्ट हुआ सिलेक्शन कमेटी का, चयन समिति का। आप बच्चों से पूछ लेते कि जो टीचर आया है उसकी कितनी नॉलेज है, कितनी गहराई है उसके अंदर, कैसा पढ़ा रहा है वो। आपने सुना कि प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं। अब क्या किसी प्रोफेसर के ज्ञान का मूल्यांकन विद्यार्थी कर पाएंगे, जबकि उन्हें तो अपने प्रोफेसर से ही सीखना और पढ़ना होता है।
अगर बच्चे किसी प्रोफेसर के पढ़ाने के तरीके और उसके ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं तो उन्हें किसी प्रोफेसर की क्या ही आवश्यकता है। सवाल तो ये होना चाहिए कि चयन समिति ने कितने योग्य प्रोफेसरों का चयन मानकों के अनुरूप किया है ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। अब एक आदमी बैठ करके लखनऊ में उसको क्या मालूम कि कौन सा, आप चाहें तो उससे उसका बायोडेटा भी ले सकते हैं। आप शशांक की बात कर रहे हैं, शशांक शेखर की? हम किसी का नाम नहीं ले रहे क्योंकि हमको नाम लेना है। जी। तो वो आकर के देख ले यहाँ पे, तब उसको पता चलेगा कि किस तरह की नियुक्ति हुई। सभी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धाराओं के अक्षरशः अनुपालन में हुआ, और बीच बीच में जो गवर्नमेंट के जीओ रहते हैं जी, उसके अनुपालन में हुआ। जी, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर करिएगा, अक्षरशः अनुपालन में हुआ, उसमें कहीं कोई लैश लेकिन इन्हीं नियुक्तियों में जो प्रारूप होता है सर, जो प्रक्रिया होती है, जैसे अनुज्ञा होती है, फिर विज्ञापन होता है, फिर मैनेजमेंट कमेटी के लोग बैठ करके तय करते हैं कि हमें वाइस चांसलर के पास कौन से 5 नाम भेजने हैं, उसमें से 2 का सिलेक्शन होता है। तो ये तमाम प्रक्रियाओं को अपनाने में कहा जा रहा है कि इसी पे भी आरोप लग रहे हैं कि इसमें भी आप लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। नहीं, वो किसी ने देखा ही नहीं तो अब झूठ कैसे कह सकता है कोई? उसको क्या मालूम कि हमने क्या अपनाया है? तो क्या प्रक्रिया आपने अपनाई थी? गलत है। तो आपने क्या प्रक्रिया अपनाई? तो ये होती है जी कि एक साथ जब नियुक्ति के लिए आदमी दौड़ता है, और दूसरे मैं उसका बैकग्राउंड बता दूं जी कि हमारा कॉलेज आप देखें बहुत बड़ा कॉलेज है जी, और बहुत दिनों से किसी कारणवश नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी जी, और इसी बीच NEP 2020 आ गई जी, जिसमें और आदमी उलझ गया जी, तो इसलिए इसमें भाग दौड़ शुरू हुई। और मैं तो उत्तर प्रदेश शासन का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें अनुमति दिया कि आप कर लीजिए नियुक्ति। तो इसकी प्रक्रिया मोटी मोटी ये होती है कि पहले अनुमति ली जाती है, या अनुमति आप ले रहे हैं और इधर कमेटी की मेंबर की जो है कमेटी की मीटिंग करा करके एक्सपर्ट पैनल को भेज दीजिए कुलपति के यहाँ। कुलपति, पहले ये होता था कि कुलपति पैनल का अनुमोदन करते थे, अब ये प्रक्रिया चेंज हो गई है। अब ये हो गया कि कुलपति उसको संतुष्ट करेंगे और जो विश्वविद्यालय है उसकी कार्य परिषद उसको अनुमोदन देगी। तो उसकी कार्य परिषद ने अनुमोदन दिया, हमको अनुज्ञा मिली। जब ये दोनों काम हमारे पास हो गया, हमारे काम हो गए, तो हमने उसको विज्ञापन किया। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं जी कि जो शासन से हमें अनुमति मिली, जिसको अनुज्ञा कहते हैं, ये एक साथ नहीं मिली। उसकी वजह ये थी, क्या इसे इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने उसको एक साथ भेजा ही नहीं? आप लोगों ने पार्ट करके व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए पार्ट करके भेजा? नहीं, ऐसे नहीं होता जी। भेजा एक ही साथ जाता जी। उसमें देने का तरीका ये है कि कौन कितनी पुरानी है। 2 तरह से अनुज्ञा आती है जी। एक जो 3 वर्ष तक की है वो रीजनल ऑफिस देती है जी। दूसरी जो होती है इसको कहते हैं अनुज्ञा जी, जो रीजनल ऑफिस देती है जी। जो डायरेक्टर ऑफिस देती है उसको कहते हैं पुनर्जीवित करना। जी। मतलब कि 3 साल के बाद वो पद मर जाता है जी। तो शासन उसको जो है डायरेक्टर ऑफिस उसको पुनर्जीवित करती है। जी। तो उसमें उनके ऊपर है, हम फाइल भेजते हैं तो वहाँ से ये होता है कि कौन देना है, किस सीक्वेंस में देना। जी। वरीयता उसमें ये करते हैं कि जैसे किसी में एक सब्जेक्ट, एक टीचर है किसी सब्जेक्ट तो उसको पहले देते हैं, किसी में 2 है उसको पहले देते हैं, जहाँ पे ज्यादा खाली है उसको बाद में देते हैं। मैं सर बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसी अलग अलग नियुक्तियों के मामले में जो आपने भेजा वहां पे, फिर वहां से आया, फिर आपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कराया, इसमें भी आरोप ये है कि आप लोगों ने पहले लोगों को रख लिया है, उसके बाद औपचारिकता निभाने के लिए लोगों को कॉल किया है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। जी। रख लिया है ये तो कहना आसान है ना जी, कि जबानी तो है तो बोलना। आप कहिए ना कि ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि जबानी तो बोलना, बोल दीजिए कुछ। जी। ऐसा कतई नहीं हुआ है। मैंने कुछ कैंडिडेट से बात किया था, ये उनका वर्जन है सर। आपने जो बात किया मैंने देखा था जी। मैं उस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके इतर मैंने कुछ लोगों से बात किया था। ये उनका कहना था कि एक एक करके इसलिए किया गया ताकि लोगों को अगर ये मास में जाता, 40-50 की संख्या में एक साथ जाता, तो वहीं पे भ्रष्टाचार करने के लिए इसको अलग अलग करके एक एक करके भेजा गया ताकि किसी को पता ना चले। ये पूर्णतः गलत इसलिए है। ये बताइए, हमको इतना एक्सपर्ट पैनल आएगा, इतने दिनों तक कमेटी होगी, तो हमारा खर्चा नहीं होगा। और दूसरी बात जो ये कह रहा है
कि जल्दी जल्दी कर लिया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं जल्दी जल्दी कर लिया, और अगर हमको मिल गई होती और हम 15 ही दिन में खत्म करते, तब आप क्या करते कि इतनी जल्दी कर लिया, तभी आप आरोप लगाते। सिलेक्शन कमेटी 6 महीने चली, 6 महीने से हो रही। 6 महीने आपके कहने का मतलब है अगर लेट हुआ तब भी आरोप लग रहे हैं और जल्दी कर लेते तब नहीं लगता। तभी आरोप लग रहे हैं जी। सिलेक्शन कमेटी 6 महीने चली जी, और 6 महीने में 5 महीना 25 दिन किसी ने आरोप नहीं लगाया, क्योंकि सब उम्मीद लगा के बैठे थे मेरा हो जाएगा। अब पैरवी कर रहे थे सबसे। जब नहीं हुआ तो आरोप लगाना शुरू कर दिया। अरविंद का एक बार बैठे हैं इसमें। मैं व्यक्तिगत किसी पे नहीं जा रहा, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल दे रहा जी हूं जी। कि क्या वो एक बार बैठे हैं, उससे पहले तो आरोप नहीं लगाया। मेरे यहाँ खुद वो आए मेरे फैमिली फ्रेंड को लेकर के, तो मैं क्या बताऊं उसको? नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी पे नहीं जा रहा। व्यक्तिगत मैं कह रहा हूं, जो उन्होंने 55 लोगों की मेरे ऊपर नियुक्ति हुई है लगाया। उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्तिगत नाम को लेकर के या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बातों को लेकर के मैं आपके साथ नहीं बैठा हूँ। अब आप इस पे क्या कहेंगे जो 55 लोगों की नियुक्तियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने भाई भतीजावाद किया है, और अगर हाँ बताएं। नहीं, भ्रष्टाचार किस तरह का भ्रष्टाचार? जैसे आपने तो आपने भूगोल विभाग में आपके बहनोई हैं मोहम्मद अशरफ साहब, आपने उनको नियुक्त कर दिया। नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलिए जी, क्योंकि मैं नियुक्त करता नहीं। मतलब आपने नियुक्त करने का मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे आप, मैंने पहले ही ना बताया आपको कि भाई भतीजावाद हुआ है, रिलेशन को वरीयता दी गई है, तभी जाकर के ये सारा बात हुआ है, तभी जाकर के इसकी शुचिता पे सवाल उठा है। अगर नहीं था तो एक महिला है जिनका मैं अभी इसमें नाम नहीं लेना चाहता, एडहाक पे बीएचयू में पढ़ाती हैं, पिछले 8 से 9 वर्षों का उनका अनुभव है, 42 से ज्यादा जर्नलों में जिनके रिसर्च छप चुके हैं और उनके 4 पेटेंट हैं सर। उस महिला का अगर मान लीजिए अयोग्य उस महिला को करार दिया जा रहा है, तो जिनको योग्य मान करके चयन किया गया है उनके नहीं, अयोग हम नहीं मान रहे। मेरा ये कहना कि कोई XYZ कोई महिला हो, अगर उसके बाद इतने पेटेंट हैं और इतने पेपर हैं जी, तो उनके लिए सिर्फ शिवली कॉलेज तो है नहीं। जहां से नियुक्ति निकलेगा आवेदन तो कोई कहीं भी कर सकता है ना सर। पहले बात सुनिए जी, मैं पूरी बात हो जाता आपका जी। शिवली कॉलेज तो है नहीं जी, और इतने दिनों से हैं बीएचयू में पढ़ा तो रहे हैं। मुझे मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, नहीं, बस नहीं, मेरा नहीं, बस पहले मेरी पूरी बात। आपसे इतना मेरा प्रश्न है, क्या कोई रोक है कि सिवली कॉलेज में कोई व्यक्ति मतलब कहीं अप्लाई नहीं कर सकता? पहले मेरी बात पूरी होगी फिर जी आप बोलिए। जी, मैंने ये नहीं कहा कि अप्लाई नहीं कर सकते जी। जब आप इतनी योग्यता की बात करें तो वो कहीं एब्जॉर्ब होना चाहिए था जी। क्यों नहीं हुई? मैं तो वहाँ था नहीं या ये कमेटी तो थी नहीं। दूसरी बात, अप्लाई कर सकता है, योग्यता का पैमाना अलग होता है। जी, सुन लिया आपने। पहला तो ये कैसे तय हो गया कि कौन व्यक्ति कहां आवेदन करेगा या नहीं? बकौल प्रिंसिपल साहब, क्या उस महिला को शिवली कॉलेज में ही आवेदन करना था? यह बयान दर्शाता है कि किसी के शैक्षणिक अनुभव, उसकी योग्यता, उसके रिसर्च और उसके वैश्विक स्तर पर उनके शोध और पेटेंट की इनकी नजरों में क्या अहमियत है। एक तरफ मोदी सरकार ढिढोरा पीटती है कि महिला आरक्षण और सशक्तिकरण की बात करती है, साथ ही आधी आबादी की भी बात करती है। ऐसे में एक महिला जो विद्वान है, योग्य है, उसके लिए ऐसी संकीर्ण मानसिकता ये लिंग भेद को दर्शाता है। क्या ये बराबरी के अधिकार के खिलाफ नहीं है? एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय शोध जर्नल में पेपर प्रकाशित होने, वैज्ञानिक शोध कार्यों के लिए पेटेंट होने की महत्ता आपकी नजर में शून्य हो सकती है, लेकिन तर्क और विज्ञान की कसौटी में इस तरह की योग्यता का अनादर नहीं किया जा सकता। ये कहना कि बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं और इनके इतनी योग्यता है तो ये शिवली में क्यों आवेदन किया, न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है बल्कि एक महिला के बारे में, एक योग्यता के बारे में उनकी सोच को भी दर्शाता है। शिवली कॉलेज में और किसी विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट में दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क ये होता है कि विश्वविद्यालय में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदमी के रिसर्च पेपर देखे जाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले वरीयता हम देखते हैं कैसा ये पढ़ा रहा है, इसका नॉलेज क्या है। किसी एक पॉइंट का, एक सब्जेक्ट का, एक पेपर का नॉलेज होना ये नहीं कि बहुत अच्छा टीचर है। मैं कमेटी के चयन पे उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आपने छेड़ दिया तो मैंने ये बात बता। फैक्ट यही होता है कि कॉलेज में वरीयता टीचर को दी जाती है, फिर उसके बाद रिसर्च स्कॉलर होता है वो। विश्वविद्यालय में यानी ये मान लें कि मोहम्मद अशरफ साहब उनके पढ़ाने की योग्यता के आधार पर उनका चयन हो गया। हम अभी पहले बॉटनी की बात कर लीजिए। जी,
अब यहाँ वहाँ कूदेंगे तो नहीं, मैंने पहला नाम मोहम्मद अशरफ साहब का नहीं, ही है। मोहम्मद अशरफ साहब वो नहीं है, वो दूसरे में है, ये दूसरे में। अच्छा, आप उसको मिस कर रहे हैं। जी। मोहम्मद अशरफ साहब के बारे में ये है कि मोहम्मद अशरफ साहब नेट हैं, पीएचडी हैं एमयू विश्वविद्यालय से। मेरे बहनोई लेकिन मुझसे पटती नहीं, मेरे बहनोई लेकिन मुझसे पटती नहीं, मेरे बहनोई लेकिन मुझसे पटती नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जो ये आप मुझसे कह रहे हैं, लेकिन किसी यही बात अगर कमरे के बाहर जाएगी कि शिबली कॉलेज के प्राचार्य हैं मोहम्मद अफसर अली साहब और उनके बहनोई का चयन हुआ है, आप कैमरे के सामने कहेंगे मेरी पड़ती नहीं, इस बात का क्या लॉजिक? ऐसा ना, जो फैक्ट है वो समझिए ना। क्यों आपके सबसे रिदा से पड़ती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसी चयन प्रक्रिया, मैं चयन की बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, बताएं। कि देखिए उस वक्त जो है, ये आज से 5 साल पहले जी, जिसमें हमारे प्रबंधक थे गुड्डू जमाली साहब, ठीक बात, अध्यक्ष थे अबू साले अंसारी साहब जी, वाइस प्रेसिडेंट थे वसीउद्दीन साहब। अच्छा इन लोगों ने उनका अपॉइंटमेंट किया था ज्योग्राफी में। अच्छा, मोहम्मद अशरफ साहब का? हाँ जी, ये पूरा रखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, ये रिजोल्यूशन से ये अपॉइंटमेंट। तो उस वक्त तो अपॉइंट हो सकते हैं, और मैं अगर प्रिंसिपल हूँ, उनका नियुक्ति हो जा रही तो मैंने उनकी नियुक्ति कराई। मेरे प्रिंसिपल होने से क्या मेरे बानोई का ह्यूमन राइट खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, मेरे बिल्कुल भाई नहीं का होता, ह्यूमन राइट खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सवाल ये है उनकी योग्यता है कि नहीं है, क्वालिफाइड है कि नहीं, प्रश्न ये पूछना चाहिए। जी बिल्कुल। किसका हो रहा है इससे मतलब नहीं। अगर वो अयोग्य है तो क्या सारे सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों में, मैं अयोग्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे जितने लोगों का चयन हुआ है उसमें मैक्सिमम लोग वही योग्य पाए गए हैं? जैसे मोहम्मद अशरफ साहब आपके बहनोई हैं, मुकर्रम अली साहब डॉक्टर शौकत अली साहब के बेटे हैं, ठीक है, मुझे कह लेने दीजिए। सीमा सादिक हैं, सीमा सादिक जी हैं, उनकी भी नियुक्ति हो जाती है। वो मैनेजर जो चेयरमैन है कमेटी का वुसाद शमशी साहब, उनकी रिश्ते में आती हैं कि नहीं आती? नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, किसी भी रिश्ते में नहीं कहीं आती। से नहीं आती। मुकर्रम साहब आते हैं कि नहीं आते? मुकर्रम सब आते हैं रिश्ते। हाँ, सोसाइटी के द्वारा। तो ये संयोग एक बार होना चाहिए कि ये बहनोई वाला संयोग आपका एक बार होना चाहिए कि ये बार बार होना चाहिए? मुकर्रम साहब आते हैं कि नहीं आते? मुकर्रम सब आते हैं रिश्ते। हाँ, सोसाइटी के द्वारा। तो ये संयोग एक बार होना चाहिए कि ये बहनोई वाला संयोग आपका एक बार होना चाहिए कि ये बार बार होना चाहिए? सुना आपने प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 रिश्तेदारों की परिभाषा बताता है कि उसके अनुसार पति पत्नी, पिता, सौतेला पिता, माता, सौतेली माता, पुत्र, सौतेला पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, सौतेली पुत्री, दामाद, भाई और सौतेला भाई, बहन और सौतेली बहन आदि रिश्तेदारों की श्रेणी में आते हैं, जिनको अनुचित लाभ देने का अर्थ है कि कंपनी अधिनियम का उल्लंघन। ऐसे में 55 नियुक्तियों के मामले में आरोप लग रहे हैं। पहले बात सुनिए जी, बताइए। मुकर्रम साहब के पिता उसमें सोसाइटी में है। आपको पता मुकर्रम साहब इसमें कितनी बार से पढ़ा रहे हैं, कितने साल से? मुझे नहीं पता। 16 साल से पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता। तो आप नोट करिए इसको कि मुकर्रम साहब 16 साल से पढ़ा रहे हैं। उनकी एक बार पहले भी 2014 में 15 में नियुक्ति हो चुकी है जी। तो उस वक्त तो उनके पिता भी नहीं थे जी। क्यों नियुक्ति हुई? और ये बताइए क्या 16 साल से कोई पढ़ा रहा है तो क्या उसको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा? तो फिर सर अगर आप इस तरह से कहेंगे कि अगर 16 साल से कोई पढ़ा रहा है तो उसको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, तो फिर तो सर फिर ये विज्ञापन देने की जरूरत ही क्या है? नहीं, विज्ञापन देने की जरूरत क्या? फिर तो इसी तरह से इंटरनल कर लेना चाहिए था। आप जो है सवाल को इधर मत मोड़िए। नहीं, मैं मोड़ नहीं रहा। मेरे वर्ड को पकड़िए। हाँ, मैंने प्रिविलेज कहा। प्रिविलेज का मतलब ये होता है कि उसको वरीयता जानते हैं? मैं सर समझ रहा हूँ मैं वरीयता की बात समझ रहा हूँ। पहले बात सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि उन्हीं का होना चाहिए। वरीयता का मतलब ये होता है कि उसको कुछ अंक उनको ज्यादा मिले होंगे, लेकिन अगर उससे कोई सपोज करिए ज्यादा अंक ले आता, बहुत वरीय होता, तो उसका अपॉइंटमेंट होता। बात समझ रही? नहीं, डिफरेंस अगर थोड़ा होता, कोई बहुत वरीय बहुत अच्छा स्कॉलर होता तो उसका अपॉइंटमेंट होता। तो अच्छे स्कॉलर में उस महिला को नहीं मानते आप, जिसके कई सारे पेटेंट हैं, जिसके तमाम जर्नल छपते रहते हैं? उसको मत मिला, एक सब्जेक्ट को लीजिए ना।
आप देखिए वो बॉटनी की बात कर रहे हैं, मैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है आपके पास सब्जेक्ट वाइज आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ घालमेल हो जाएगा। नहीं, मैं घालमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर सिर्फ पढ़ाने के आधार पे किसी को वरीयता देने की बात हो रही है, तो दूसरे डिपार्टमेंट के कैंडिडेट को क्या इतने सारे मतलब जो उनके रिसर्च पेपर हैं, जो तमाम जर्नलों में छप रहे हैं, तमाम पेटेंट उनके, क्या इस आधार पर उनको वरीयता नहीं देनी चाहिए? किसको? किसी भी कैंडिडेट को। देखिए जो रेगुलेशन है 90 जो यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद एक रेगुलेशन है, उसमें ये मैं आपको दे दूंगा, उसमें ये कहा गया है कि इंटरव्यू में बुलाने के लिए जो प्राइमरी मेरिट बनती है उसमें उसके एपीआई वगैरह काउंट होंगे, लेकिन जो उसका अपॉइंटमेंट होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन हिज मार्क्स इन द इंटरव्यू। तो हम उसको कहाँ जोड़ेंगे उसमें? मैं आपको दूंगा पेपर, अभी दूंगा। ठीक है सर, आप दीजिएगा बिल्कुल। हम उस पेपर को भी इस पूरी वीडियो में पैच करेंगे ताकि लोग देखें उस चीज को। और दूसरी चीज सुनिए, एक और है, ठीक बात, एक और ये कहा जाता है कि फलाने विश्वविद्यालय में ये है। विश्वविद्यालय कैंपस से महाविद्यालय जो एफिलिएटिंग होते हैं इनके लिए अलग शर्तें होती हैं, ये किसी को पता नहीं है। तो जब आप लोगों ने विज्ञापन निकाला था तो क्या उन शर्तों को उसमें दर्शाया था? किसमें? जब आप लोगों ने अनुज्ञा के बाद विज्ञापन निकाला था तो आपने क्या उन शर्तों को दर्शाया था कि ये एप्लीकेंट जो हैं इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे? ये शर्त नहीं होती कि एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। आप तो कह रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा एक बात कि कैंपस में होगा तो एपीआई का अलग उसकी श्रेणी ए है, अगर महाविद्यालय में होगा तो उसकी श्रेणी बी है। तो ये हम बतावें उनको कि आप ए श्रेणी में रहेंगे, वो बी श्रेणी में रहेंगे। चलिए, इसमें जांच तो चल ही रही है, जांच कमेटी आपसे पूछेगी तो आप उसका वो दीजिएगा, लेकिन मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि मोहम्मद काशिफ साहब, मोहम्मद अशरफ साहब और मोहम्मद काशिफ की बात में कर रहा था जी, काशिफ की बात, वनस्पति विज्ञान है ना जी जी। तो काशिफ साहब सुनिए, आप देख लीजिए, काशिफ साहब भी 6 साल। मैं एक बार पढ़ दूं जो मैंने कुछ अपना डेटा बनाया है, एक वर्ष के चलिए। हाँ, मोहम्मद काशिफ साहब वनस्पति विज्ञान में, काशिफ साहब 6 साल से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, देखिए ये उनकी मैं अटेंडेंस पूरी रजिस्टर मैंने आपके फोटोकॉपी करके रखा। तो क्या मैं अगर यहाँ पे चेयर पे बैठा हूँ, 6 साल पहले मैं तो नहीं था, वो कैसे पढ़ाने के लिए आ गए? तो क्या उनको बस इस बिहाफ में रख लिया गया कि कोई 6 साल से पढ़ा रहा है, कोई 16 साल से पढ़ा रहा है? ऐसे नहीं रख सकते, जब तक उनके अंदर योग्यता नहीं होगी ऐसे नहीं रख सकते। लेकिन फिर मैंने ये कहा कि अगर वो पढ़ा रहे हैं, अच्छे टीचर हैं, तो कमेटी उनको नहीं रख सकती। तो जब ये पहले से ही तय था? तय कुछ नहीं होता, इसी का तो आरोप है कि ये पहले से ही तय था कि किसको किसको रखना, किसको किसको नहीं रखना। किसको बता रहे हैं, मैं उसका वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि क्या जो इंटरव्यू हुआ था पूरे की वीडियो, फर्स्ट सेकंड से लेकर के पूरे लास्ट तक का आप लोगों ने सीडी बनवाया है? सब सीडी और वीडियोग्राफी हुई है, सब है। अच्छा, पूरी पारदर्शिता के साथ, कहीं कुछ नहीं उसमें। जो अपना देखना चाहे कि क्या जवाब दिया है, सब हम दिखा देंगे। तो जब मेरी आपसे फोन पे बात हुई तो आपने सीधे नकार दिया कि नहीं, अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया, कोई पढ़ा नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि कोई पढ़ा रहा है 6 साल से, इनको कर दिया गया, कोई 16 साल से पढ़ा रहा है तो उसको कर दिया गया। 6 साल से पढ़ा रहे हैं, हाँ, जो पढ़ा रहे हैं इनको निकाल दें कि आप चले जाइए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको निकाल दीजिए। तो आप ये काम करिए कि जो इस तरह के कैंडिडेट थे आपके, जो 16 साल से 6 साल से पढ़ा रहे थे, उन 55 लोगों में से शॉर्टलिस्ट कर लिए होते, जो बाकी बच्चे होते उनका कराए होते आप। तो ये धोखा तो नहीं होता आपको? आज ये बात तो नहीं कहनी होती कि नहीं हमारे यहाँ कोई 16 साल से पढ़ा रहा था तो उसको हम कहाँ भेजें, कोई 6 साल से पढ़ा रहा था उसको कहाँ भेजें? पकड़े हुए एक बात को। नहीं, मैं बात नहीं पकड़ रहा हूँ, मैंने एक बात कही, मैंने बात वरीयता की कही जी, कि जब हम उसको पढ़वा रहे हैं 16 साल से और अच्छा पढ़ा रहा है, तो क्या हम उसको निगलेक्ट करें? तुम्हारा नहीं होगा, मेरिट बनती है ना। तो क्या हम इसको ऐसे कह दें, न दिया जाता है? क्या हम ऐसे कह दें कुछ उन कैंडिडेट्स में से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनमें से कुछ दिन पढ़वा कर देख लिए होते आप, अगर उसमें से कोई बेहतर निकल जाता जो बच्चों की मेरिट में खड़ा होता, तब बच्चे कह देते नहीं साहब प्रिंसिपल साहब ये बंदा हमारे लिए बेहतर है और ये डिजर्विंग है, तो उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, उसमें जितने पढ़ा रहे थे सबका नहीं हुआ है, 16 लोगों का हुआ सिर्फ। इंटरव्यू का क्या तरीका था सर, क्या मानक क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ, और किस तरह से आप लोगों ने इंटरव्यू लिया? मानक तो जो यूजीसी का जो रेगुलेशन है वही अप्लाई करता है, जो राज्य सरकार अंगीकृत करती है। जो रेगुलेशन आता है तो पूरा का पूरा लागू नहीं होता, उसमें से जो राज्य सरकार हमारी जो होती है, जो अंगीकृत करती है, जिसको मान लेते हैं। राजभवन का क्या आदेश है इसमें? राजभवन का हमारे ऊपर कोई आदेश नहीं, आदेश राजभवन का क्या आदेश है इसमें?
राजभवन का हमारे ऊपर कोई आदेश नहीं, आदेश का राजभवन का क्या आदेश है इसमें? राजभवन का हमारे ऊपर कोई आदेश नहीं, आदेश का मतलब जो भी इस तरह की नियुक्तियां होती हैं उसमें इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या खाली 10 नंबरों के इंटरव्यू से मान लिया जाता है? जो नंबर नहीं है। अच्छा, वो जो लिखित परीक्षा वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान नहीं है कोई। ये यूपी, तो हम यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए हैं, आप देख लीजिए इसमें। मुझे वो पेज दिखा दीजिए। हम आपको जियो भी दे देंगे। जी बिल्कुल, मुझे वो जियो दीजिए जिसमें ये लिखा है किस तरह का कोई प्रावधान दिखा देंगे, देख लीजिए ये है। जी। उसमें हम बता दे रहे हैं ये। हाँ, बता दीजिए किस पेज पे है। साथियों, उस पेज को मैं यहाँ पे पेश करूंगा ताकि ये बात भी क्लियर हो जाए कि किस प्रक्रिया के माध्यम से ये सिलेक्शन होता है, देखिए ये नियुक्तियां होती ये हैं। 31(4) ये डी है, इसको पढ़ लीजिए क्या है। चलिए इसको हम वहां पे पेश करेंगे। तो सुन लिया आपने प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा। जब उनसे मानकों के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी लिखित परीक्षा कराने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, जबकि इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय का 18 मई 2021 का स्पष्ट आदेश है कि साक्षात्कार में पारदर्शिता बरतने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु एक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाया गया है। इस सिद्धांत को बनाने के लिए स्वयं कुलाधिपति यानी कि महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ चर्चा होती है और ये तय होता है कि सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया लागू किया जाए। इसके लिए बाकायदा कुलपतियों का एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की बैठक 9 फरवरी 2021 को बुलाई जाती है। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की जाती है। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जो नियम बनाए गए वह उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होते हैं, जिसमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय भी आता है। अब महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के अधीन चलने वाले शिबली कॉलेज में यदि यह नियम लागू नहीं होता है तो क्या यह राजभवन के आदेशों की अवहेलना और चुनौती नहीं है? चलिए हम आपको उन नियमों की जानकारी भी देते चलें जिसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक कॉलेज पर लागू होती हैं, जबकि शिबली में नहीं। नियम के मुताबिक अभ्यर्थी के बेसिक एकेडमिक स्कोर के लिए 20 अंक होंगे, एपीआई के लिए 30 अंक, विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा 20 अंक, शिक्षण कौशल की जानकारी के लिए 20 अंक और आखिर में साक्षात्कार के लिए केवल 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि कितने नियमों का पालन किया गया और कितनों का उल्लंघन, जबकि हमारे पास लखनऊ विश्वविद्यालय की नज़ीर है। इस बात को थोड़ा और विस्तार से देखा जाए तो देश के जाने माने अखबार हिंदुस्तान अपनी एक रिपोर्ट में जो शनिवार 1 जुलाई 2023 में अपने शीर्षक में लिखता है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों को अब शिक्षकों की भर्ती में लिखित परीक्षा करवाना जरूरी है। वहीं आगे लिखता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध अल्पसंख्यक कॉलेजों में अब शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इन कॉलेजों को अब शिक्षकों की भर्ती में लिखित परीक्षा कराना होगा। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करानी पड़ेगी। एएलयू से जुड़े अल्पसंख्यक कॉलेजों को शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए कई नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इन कॉलेजों में अब चयन प्रक्रिया राजभवन द्वारा जारी निर्देशों के तहत की जाएगी। जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर उच्च स्तर पर कई शिकायतें हुई थीं, जिसके चलते राजभवन ने अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी कराने के निर्देश दिए थे। 8 जून को हुई एलयू कार्य परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि संबद्ध अल्पसंख्यक कॉलेजों को शिक्षकों की पूरी भर्ती प्रक्रिया अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। भर्ती की अर्हता से लेकर अन्य बातों की विस्तार से जानकारी भी अपडेट करनी होगी। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करानी होगी। लिखित परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकेगा। इसके अलावा साक्षात्कार के लिए एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को भी बुलाना होगा।
सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करानी होगी, जिससे कि साक्षात्कार पूरी तरह से पारदर्शी रहे। चयनितों की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपत्ति मांगनी होगी। चयनितों को किस आधार पर चुना गया है, इस संबंध में भी पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। तो सुना आपने, जब सभी विश्वविद्यालयों को इन मानकों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है, हो भी रहा है, ऐसे में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और उसके अधीन आने वाले आजमगढ़ और मऊ के कॉलेजों में इनका पालन क्यों नहीं हो रहा है? यह सवाल विश्वविद्यालय, कुलपति और कॉलेज प्रबंधन से भी है। ऐसे में क्या इसे नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी की छूट इन्हें किसने दी? क्या ये राजभवन और उसके द्वारा निर्गत आदेशों की अवहेलना नहीं है? इसी तरह की एक रिपोर्ट अमर उजाला में प्रकाशित हुई, जिसमें साफ साफ लिखा है, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर ही चयन किया जाता है। वहीं देश के एक बड़े अखबार द हिंदू ने अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में 6 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रकाशित करते हुए उस आदेश को लिखा है, जिसमें कहा गया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे हेल्ड दैट स्टेट इज वेल विद इन its right to introduce a regulatory regime in the national interest to provide minority educational institutions with well qualified teachers in order for them to achieve excellence in education. The management of minority institution cannot ignore such a legal regime by saying that it is their fundamental rights under Article 30 of the Constitution to establish and administer their educational institution according to their choice. अगर हम इसे हिंदी में अनुवाद करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य को राष्ट्रीय हित में एक नियामक व्यवस्था शुरू करने का अधिकार है, ताकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध कराया जा सके। अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंध यह कहकर ऐसी कानूनी व्यवस्था की अनदेखी नहीं कर सकता है कि अपनी पसंद के अनुसार अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करना संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उनका मौलिक अधिकार है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि आप अल्पसंख्यक के नाम पर संविधान में मिले अधिकारों का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कहकर कि हमारा मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हित में राज्य को यह अधिकार दिया है। दूसरा सर, आप मुझे एक लाइन में बताइए कि मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद अशरफ, मुकर्रम अली, सीमा सादिक, हीरा रिजवान, अब हेरा आप कह दीजिए कि आप एक बात तो कह ही दीजिए, क्योंकि आपने सभी का पक्ष तो रखा ही अपनी तरफ से कि नहीं ये सर्वाधिक योग्य थे, इनको देखा गया है, कोई 6 साल से कोई 16 साल से पढ़ा रहा था, और वो जो आए थे बाकी लोग उस तरह के डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप कह दीजिए कि इन लोगों की नियुक्तियों में कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी अनियमितता नहीं बरती, कोई अनियमितता नहीं हुई। आप कह रहे हैं? मैं डंगे की चोट पे कह रहा हूँ, डंगे की चोट पे कह रहा हूँ। आप जिसका नाम ले रहे हैं ना, ये पहले तो मैं एक चीज और बता दूं कि हम पर्टिकुलर जो आप नाम बता रहे हैं उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। हम इसकी गोपनीयता अभी रखेंगे क्योंकि अभी अनुमोदन नहीं हुआ पूरे का, और दूसरे इस पे जांच कमेटी चल रही। ठीक बात। जिसकी आप बात कर रहे हैं, जाके सीमा सादी का सीवी ले लीजिए, आप देख लीजिए, आपको खुद ही आपका दिमाग खुल जाएगा। और दूसरे वो किसी तरह से रिलेटिव नहीं है। हेरा रिजवान का सीवी ले लीजिए, किसी ना किसी की रिलेटिव तो है ना, तो आदमी है तो कोई संबंध मैनेज अच्छा, ये सहयोग सारा सहयोग मैनेजमेंट कमेटी के लोगों का ही क्यों बन रहा है? मैनेजिंग कमेटी के रिलेटिव नहीं है वो, किसी का कोई रिश्तेदार तो ही होगा ना। भाई आप क्या रिश्तेदार गोली मार देंगे? कह रहा हूँ रिलेटिव नहीं। मैं आपका भाई हूं तो मेरा हो गया, मेरे भाई का कोई साला उसका हो गया, ठीक है, दूर के रिश्ते में भी हो गया। तो ये सारे संयोग इन्हीं 55 की नियुक्ति में क्यों हो रहा है? आप बातों को जैसे लग रहा है कि पहले से
ये आपकी गलतफहमी है assumption है। नहीं, मैं जो ये कह रहा आपकी हूँ, गलतफहमी मैं आपको पूरी बात बता रहा तो हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जब आप मैंने कह आप दीजिए बता- इस पे आपका क्या कहना है सर? सारे सहयोग यहीं क्यों बन रहे हैं? सहयोग कहाँ बन रहे हैं? सारे सहयोग आप मैथमेटिक्स में ही? हाँ, फिजिक्स में है, सुहेल है, ताहिर है, गफ्फार है, किसी का नहीं हुआ, किसी कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक बात। मैथमेटिक्स में एक और हुआ, ये लड़की वहाँ की है, कौन रहमान करके है, बाराबंकी की है। नबी हसन जो है हिंदी में है, ये हरियाणा का है। हमारे यहाँ जितने बहुत लोगों का जामिया के हैं, एएमयू के हैं, जेएनयू के हैं, प्रयागराज के हैं, पटना के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, तो क्या सबका रिश्ता है? वही मैंने कहा कि जब प्रोडक्ट आप नहीं देखेंगे। ठीक है सर, हम उन लोगों से भी कोशिश करेंगे मिल आप करके। मिल लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आप मिल लेंगे, उनकी जबानी देख के आपको पता चलेगा कि इधर के नहीं है ये। ठीक बात। चलिए सर, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा चीजें, ये तो हो गई, आपने सफाई दे दिया 55 नियुक्तियों पर कि सफाई नहीं दिया, मैंने इसलिए कहा कि पब्लिक जान जाए। ठीक है सर, ये सफाई ही हुआ, अपना पक्ष रखना हुआ, अपना पक्ष मतलब ये सफाई हुआ कि ठीक, हम अपनी तरफ से अपना पक्ष रख दे रहे हैं कि जो भी हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, तमाम चीजें, ठीक है। कोई हाँ ठीक है, ये आपने बता दिया। अब ये सारा मामला जो शुरू हुआ, जिसे मैंने संज्ञान में लिया, जो मेरे संज्ञान में आया, मैंने देखा, फिर उसके बाद मैं जब पेपर की कटिंग्स वगैरह पढ़ने लगा तो तब जाकर के मैंने वो वीडियो बनाया था। नेहरू हॉल में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें तमाम महाविद्यालयों के मैनेजर और प्रधानाचार्य वगैरह थे, बीसी साहब भी वहां पे मौजूद थे, और एक देवनाथ यादव जी वो खड़े होते हैं अचानक से और कहते हैं कि आपके कैंडिडेट 10 शिवली में किए गए, आपके द्वारा दिए गए कैंडिडेट, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी जबान में उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये या मेरे आंकड़े हैं। उसमें उस वीडियो में साफ कहते नजर आ रहे हैं कि आपने 10 कैंडिडेट को अपना दिया है, और क्योंकि अनुमोदन जो है धड़ाधड़ वहां से आपको करना है, बाकी जो 45 लोग आपके हैं, आपके द्वारा या जो चयन समिति के द्वारा या जो ये जो सोसाइटी है, मैनेजमेंट है, उसके कोई रिलेशन में है, कोई बेटा है, कोई भतीजा है। अब उस बात को जाके जो तो क्लियरिफिकेशन हो गया ना, आगे चल गया। तो उन लोगों का अनुमोदन करने के लिए धड़ाधड़ आपने एक शर्त रखी कि 10 हमारे भी कर देने हैं भैया, ठीक है। तो वो वीडियो काफी वायरल हुआ। सामान्य रूप से जैसे आपने जब वो वीडियो देखा तुरंत आपने रिएक्ट किया, मुझे फोन करके बुलाया कि वसीम मैं भी अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, ये तमाम मेरे ऊपर निराधार आरोप लग रहे हैं। बीसी साहब पूरे मतलब उस दौरान जब वो देवनाथ जी बोल रहे थे पूरा खामोशी से सुन रहे थे, एक तरह से कह लें कि मौन सहमति दे रहे थे। तभी से ये मामला तूल पकड़ लिया, ठीक है, तभी से मामला तूल पकड़ लिया और अनुमोदन भी रुका हुआ है। बीसी साहब के पास 4-4 बार राजभवन से पत्र आ चुका, पहला आया उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने, उसी के कड़ी में दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो सवाल तो वहीं से खड़े हुए हैं सर। नहीं, ये सरासर गलत है। और दूसरी चीज ये कि मैं वाइस चांसलर साहब का यहाँ पक्ष नहीं रखूंगा, लेकिन जो जनरल बात मुझको ये है, उनका सवाल मैं करता ही नहीं, लेकिन जब वो बात आई कि 10 कैंडिडेट उनके थे शिवली कॉलेज को, मैं उसका अपना थोड़ा सा जो मेरा नजरिया है मैं आपको बताना चाहूँ। जी, पहली चीज ये कि जो आप नाम ले रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे जी, क्या वहाँ उनको सवाल पूछना चाहिए था? अब सर ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा कुछ नहीं, पहले बात देखिए, वीडियो तो सर उतना ही वायरल हुआ जितना उन्होंने बोला है। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने नाम लिया वो तो हम नहीं जानते। ये देखिए, वो अपना सेल्फ फाइनेंस का मैनेजर की मीटिंग हो रही है, तो सेल्फ फाइनेंस के मैनेजर से शिवली कॉलेज से क्या मतलब? आपको नहीं लगता है कि वो दबाव बनाने के लिए उनसे कह रहे थे? हैं? सेल्फ फाइनेंस के देवनाथ यादव, उसके नेता हो जो भी हो, बहुत सारे उनके काम रहते हैं, वो सेल्फ फाइनेंस की मीटिंग में शिवली का मैटर उठा रहे हैं। कोई ऐसा फोरम तो था नहीं, प्रेस वार्ता तो थी नहीं कि आप वहां जाके शिवली की बात करते एज ए नागरिक। उन्होंने नहीं किया ऐसा। और दूसरी बात, यहाँ बट नहीं रही रेवड़ी, जो शिवली कॉलेज में रेवड़ी नहीं बट रही है कि 10 उनको दे दिया, 5 उनको दे दिया, 6 उनको दे दिया। सब योग्यता पे हुआ है और कमेटी जांच कर रही है। कमेटी जांच दूध का दूध पानी का पानी करेगी। यहाँ किसी को वो नहीं है कि जो है कि हम 10 उनको दे दे रहे हैं, 5 उनको दे रहे हैं, बट रही है क्या रेवड़ी कहीं? तो आप उन तमाम आरोपों पे जो आप पे आरोप लगते रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? चलिए बताइए। जी, आपके ऊपर आरोप तमाम लग रहे हैं कि आपने लाभ लेने के लिए कूट रचित दस्तावेज वगैरह, उस पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि अभी आप यहाँ पे रेगुलर अस्थायी प्राचार्य हैं यहाँ पे, तो पहले आप कार्यवाहक थे
तो ऐसा क्या कारण है कि जब आप 2013-14 में आप कार्यवाहक बनाए गए थे, कार्यवाहक प्रचार बनाए गए, तो उस वक्त भी यही 13-14 में कार्यवाहक नहीं थे। अच्छा, रेगुलर थे। रेगुलर थे। तो राजभवन से धारा 68 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हुई, आप हाईकोर्ट गए, फिर वहां से भी आपको राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जो राजभवन ने आदेश निर्गत किया है धारा 68 के तहत वो ठीक है। आपको हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, आप सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इनको रिलीफ नहीं मिलना है और आपको पद छोड़ना पड़ गया। उसके बाद फिर आप छुट्टी पे चले गए या क्या हुआ? अब पहले उसको बात को हाँ जी। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो वरीयता क्रम में कार्यवाहक के प्रधानाचार्य वही बन सकता है, जैसे आपने कहा ना वरीयता क्रम में आपने तमाम कैंडिडेट का नाम गिनाया, तो आपसे पहले भी 15 से 17 लोग, आप 17वें क्रम पे थे शायद, नहीं, तो आपसे पहले जो वरीय लोग थे उनको वरीयता ना देकर के आपके चयन के पीछे क्या मंशा थी? तो पहले जो पूछे वाला आपने पूछा है ना, पहले उसको क्वालिफाई कर लीजिए। हाँ ठीक है। कि आपने कहा कि आपकी नियुक्ति हुई थी, उसमें वीडियो में भी है। पहली बात ये कि जब उस वक्त मेरी नियुक्ति हुई थी तो ये कमेटी नहीं थी। वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि बहुत कमेटी के दुलारे हैं। अभी डॉक्टर शौकत साहब चेयरमैन उस वक्त कौन थे? रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ जी। उस वक्त जो थे मैनेजर, जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो अबू साले अंसारी थे। अबू साले अंसारी, हमें कागज लेके बैठा। ठीक बात। और जो उसके मैनेजर थे मिर्जा महफूज बेग, वो दोनों इस वक्त नहीं है। जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे असद गजनवी, उनकी भी डेथ हो चुकी है, अब नहीं है। इस वक्त जो मैनेजमेंट है कोई भी नहीं है, जो पदाधिकारी में कोई नहीं, मेंबर हो सकते हैं। जो इस वक्त मैनेजर हैं अतहर रशीद खान है, जो अध्यक्ष हैं अबू साद अहमद शमसी, वाइस प्रेसिडेंट हैं अकीलुर रहमान है, उस वक्त नहीं थे, मोहम्मद अजमल है। ठीक है, ये हो गया। इस वक्त जो कमेटी, आप दोनों का वेरिएशन देख लिया आपने, मतलब वो कमेटी अलग थी, ये कमेटी पूर्णतः अलग। जी जी। और रही बात मेरे अपॉइंटमेंट का, हाँ, आपको क्यों हटाया गया था? मेरा अपॉइंटमेंट जो हुआ था, अपॉइंटमेंट के बाद जो है मैनेजर और अध्यक्ष में लड़ाई हो गई। मेरा अपॉइंटमेंट जो हुआ था, अपॉइंटमेंट के बाद जो है मैनेजर और अध्यक्ष में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो मैनेजर ने ये कहा कि जो पैनल था, जो पैनल बना था उस वक्त प्रिंसिपल का, उस पैनल को अध्यक्ष ने अपनी तरफ से भेज दिया है, कमेटी से पास नहीं कराया। तो राजभवन में जब 68 में गया जी, तो राजभवन ने यही पाया, दस्तावेज सबकी वहाँ पेशी हुई जी, बाकायदा विधिवत जी। तो राजभवन ने ये कहा कि जब कमेटी ने पास नहीं किया है, मैनेजर ने भेजा नहीं और अध्यक्ष ने करा लिया अपने स्तर से, तो चूंकि जब अध्यक्ष ने कराया है ये तो विधि सम्मत नहीं, इसलिए सिलेक्शन कमेटी को विधि शून्य किया जाता है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप ले लीजिएगा। ठीक बात। तो जब विधि शून्य वो हो गया तो मेरे ऊपर कहा कि मेरी योग्यता नहीं है। आपके आगे तो कुछ लोग थे ना जो वरीयता के क्रम में आपसे आगे आ रहे थे, इन्हीं बातों को तो आधार बना के आपको हटाया गया? इस बात को आधार बना के नहीं हटाया गया। 31(4)D, ठीक है ना, 31(4)C सेक्शन 2 जो आधार ये बनाया गया था, मैनेजर ने कहा, मैनेजर का पत्राचार का पावर होता है। मैनेजर अध्यक्ष लड़ रहे थे, अध्यक्ष जो 28I में उनसे पत्राचार का पावर ले रहे थे, तो मैनेजर ने मेरे खिलाफ दरखास्त दिया था कि जो सिलेक्शन कमेटी बनी है उसमें जो पैनल बने हैं वो उसका वैध नहीं है, वो इस बेसिस में हटाया गया था। और इसी को फिर हाई कोर्ट ने भी माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने जब इसको वो किया है तो हमको इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। वहाँ पे ये लिखा कि चूंकि एक कमेटी से संबंधित है, इसलिए जब अगली सिलेक्शन कमेटी कभी भी होगी तो हमको हमारे कैंडिडेचर पे विचार किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैं उसको आपको वो भी दे दूँ। ठीक है सर, ठीक है। तो जो उस दिन भ्रामक न्यूज़ फैला रहे थे कि इन्होंने ये बनाया, इन्होंने वो बनाया, इसकी वजह से इनको हटा दिया गया, तथ्य सामने आना चाहिए समाज के, झूठी चीजें नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज एक और है, आप पे कूट रचित दस्तावेज बना करके वरीयता के क्रम में लाभ लेने की बात कही गई है कि आपने फर्जी। एक चीज और समझ लीजिए जी वसीम साहब जी, कि जब सिलेक्शन कमेटी होती है तो उसमें वरीयता का रोल नहीं होता। जब कार्यवाहक प्रचार बनता तो ये तो नियम में है ना कि जो वरीय है उसको नहीं, पहले ऐसा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं,
सिलेक्शन कमेटी जब होगी तो उसमें वरीयता का रोल नहीं होता। जब कार्यवाहक बनेंगे तो उसमें वरीयता का रोल होता है। तो जब दोबारा आपको कार्यवाहक बनाया गया तो उसमें भी वरीयता के क्रम में आपका नंबर नहीं था, फिर भी दिया गया? नहीं, अभी हम ऐसे आरोप हैं। नहीं, आरोप अभी उस पर हम आ रहे हैं जी। पहले पीछे वाली बात। ठीक है, ठीक है। उसमें एक बात इन्होंने कहा, आपने कही कि जो उस पर चल रहा था जी। कि कूट रचित दस्तावेज। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास भी वो पेपर है। नहीं, वे पेपर ठीक है, वो तो वही मैं भी दिखाऊंगा। जी जी। देखिए ये जो हमने भेजा था, पेपर देना। ये हमने जो वहाँ राजभवन में जो गया था हमारा, जी ठीक है ना, जी ये इसमें दूसरा वाला पेपर देखिएगा, जी। ये देखिए, ठीक है। इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, जी मैं इधर भी दिखा दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, आप दिखाएं, दिखाएं, साथ में आप पढ़ के भी बता दें। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ के बताएं। सेक्शन जो है इसमें, जी। ऊपर वाले सेक्शन में दिया हुआ है जी। लेक्चरर, जी सीनियर लेक्चरर, जी रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, जी ठीक है। जी। एक नीचे वाला सेक्शन दिया हुआ है, जी। नीचे वाले सेक्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़िए तो इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, मैं ही पढ़ क्या देता लिखा हूँ। हुआ है? कौन से वाले सेक्शन में, कहाँ पे? ये वाला सेक्शन, ये वाला पोस्ट डॉक्टरल फेलो रिसर्च आफ्टर पीएचडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनवरी 1998 टू अप्रैल 2000। हाँ। अब 2 मैं रिसर्च इसको बताता पेपर, हूँ। 1 रिसर्च पेपर अवार्डेड डॉक्टर BS अलवर अवार्ड फॉर बेस्ट। आगे सर आप बेस्ट देखिए, रिसर्च पेपर, बेस्ट रिसर्च पेपर के लिए। अब इसको लेकिन सर अलीगढ़, रुके। जी पहले बात समझिए, बारीकी बहुत है इसमें। हाँ जी जी बताएं। ये बताइए, मैंने कहीं लिखा है कि मुझे फेलोशिप मिली है? पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप लिखा है कहीं? क्या लिखा है? फेलो लिखा है ना? जी जी। अब आइए, फेलो का मतलब क्या होता है? मैं खुद देखूंगा उसको, आपको हाँ पूछूंगा। जी जी बताएं। फेलो का मतलब क्या होता है? फेलो का मतलब होता है साथी, रिसर्च फेलो, जी रिसर्च का साथी, जी क्लास फेलो, जी क्लास का साथी, जी बैच फेलो, बैच का साथी, जी। रिसर्च फेलो। क्या सभी रिसर्च स्कॉलर पैसा पाते हैं? फेलोशिप पाते हैं? नहीं पाते ना। नहीं पाते। तो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि मैं फेलोशिप पा रहा हूँ। आप गलत संदर्भ बना के भेज रहे हैं कि देखिए आरटीआई का, वो देखिए संदर्भ देखिए क्या है। यानी आपके हिसाब से गलत संदर्भ में जानकारी ली गई है? हाँ, आप देखिए आरटीआई का संदर्भ देखिए, आपके पास है ना, देखिए कि इनको कब फेलोशिप मिली। जब मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ तो फेलोशिप की कहाँ से बात आ गई? ठीक बात। नहीं, आप उसको देखिए। हम इस पेपर को भी उसमें पैच करेंगे। जो बात हो रही थी कि इन्होंने जो आरटीआई के थ्रू से जानकारी मांगी गई, तो उस पेपर को भी पैच करूंगा, और जो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब दिखा रहे हैं उस पेपर को भी पैच करूंगा। दोनों के डिफरेंसेस आप समझिएगा। पहले आप उसको देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाए जी कि आरटीआई में क्या मांगा गया। पेपर आगे पीछे आपके पास है पेपर, तो थोड़ा सा। नहीं, मेरे पास वो वाला पेपर नहीं, वो तो आपको किसी ने दिया होगा। जी चलिए, आरटीआई को हम उस पर मेंशन कर देंगे। ठीक बात, ठीक बात, मेंशन कर देंगे। बिंदु ये है जी। कि जब मैं जिस चीज को क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे फेलोशिप पाया ही नहीं, और मैं फेलोशिप क्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो उसका संदर्भ बना के मांगने की क्या जरूरत है? आपके हिसाब से जो जानकारी मांगी गई आपके बारे में, वो जानकारी ही गलत मांगी गई, फेलोशिप मांगी। ठीक मैं तो ये कह रहा हूँ, आप जानते भी होंगे, रिसर्च वगैरह कोई साथी व्यवहारी घर में होगा, कि मैं वहाँ पे पहले AMU में टीचर था। उसमें लिखा गया है कुछ साल तक। रुक जाइए, जी जी हम उसको आपको दिखा देते हैं। जी। AMU में मैं जो है वहाँ पे टीचर था, और ये मेरे अपॉइंटमेंट जो थे। देखिए जी आप ये पेपर देखिए, मेरी वहाँ पे जैसे जो लोकल सिलेक्शन कमेटी से नियुक्ति होती थी, ये अगस्त 2097 की जी एक नियुक्ति, वो 1 साल के लिए होती थी, और इससे पहले एक नियुक्ति हुई थी 9/9/96 की। ठीक बात। मैं वहाँ पढ़ा रहा था, PhD पूरी हो गई। तो रिसर्च के बारे में ये है कि आपके बहुत सारे वर्क जो होते हैं फैले हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम खत्म हुआ, बैग बांधे आप चले आए, नहीं, आपके रिजल्ट प्रोसेस होने होते हैं, आपको सुपरवाइजर से काम रहता है। जैसे रिसर्च जानते हैं ना, बिल्कुल कि बिल्कुल मैंने कोई रिजल्ट निकाला जी, तो बिना सुपरवाइजर मैं उसकी एनालिसिस कैसे करूँगा?
नहीं हो सकती, इसीलिए सुपरवाइजर होता। तो जब मेरा वहाँ से मेरा टर्म खत्म हो गया जी, तो मैंने वहाँ पे रह करके, सुनिए, वहाँ पे रह करके मैं उसी लैब में मैं अपने पेपर को, जैसे होता है ना कि हर लैब में मेरी बहुत विस्तृत लैब थी, उसमें मुझसे 6 लोग और थे मेरे अलावा, क्योंकि मैं टीचर हो गया था तो मेरी जगह कोई और रिसर्च स्कॉलर आ गया। तो उस रिसर्च लैब में एज ए सीनियर रह करके मैंने अपने काम को समेटा, उनको सिखाया, जिसका ये जो है, जो दे रहे थे ना कि नहीं आए, ये देखिए इकबाल परवेज चेयरमैन है, देखिए इन्होंने मार्च लिख के 5, दिया। 2014। इसको पढ़िए, इसके लैंग्वेज को पढ़िए, पहले आप लैंग्वेज को पढ़िए। To whom it may concern, I am delighted to mention that I have known Dr. Afsar Ali since 1989 as a student and then as a research scholar under the supervision of late Professor Waji A. Nizami. He also served as a temporary lecturer in this department and was associated with the teaching of undergraduate and postgraduate courses since September 1996 to December 1997. ठीक है सर। नहीं और पढ़ लीजिए नीचे नहीं वाला। नहीं ठीक है। नहीं जो अभी इस चीज को बात नहीं, अभी वो मतलब नहीं आया, जो आप नीचे पढ़ेंगे तो आएगा। It was particularly impressed with his innovative skill to evolve perfection in the planning and execution of research related experiment. It was this ability which became extremely helpful for his young colleagues whom he trained in the section of parasitology of this department in ईयर पढ़ दीजिए 1998 से लेकर सर 2000 तक। 2000 जी। उसके नीचे भी है कि जो उस मेरी लैब के जो इसी बीच मेरे सुपरवाइजर का इंतकाल हो गया, तो उनकी जो है, जो दूसरे हैं सेक्शन इंचार्ज, उनको पढ़ लीजिए, प्रोफेसर अब्बास आबिदी हैं। ठीक है सर, इस पेपर को एक लेटर और पढ़ लीजिए, पढ़िए, उनके नीचे वाला पढ़िए, ये हैं प्रोफेसर अब्बास आबिदी, उनका भी लास्ट वाला पढ़ लीजिए। Dr. Ali has been dedicated working individual with lot of zeal to excel in academia. Considering his overall credential and merits, I strongly recommended his candidature for suitable position where he can exhibit his real potential. I wish him great success in his future academic. उसके ऊपर भी लिखा हुआ, उसके ऊपर जो वर्ष दिया हुआ, अब ये देखिए, मैं उसको पहले नहीं मंगाया हूँ, पहले का ही है, मैं अपॉइंटमेंट के लिए नहीं मंगाया हूँ। उस पर डेट देखिए आप, डेट क्या लिखा हुआ है, ये 4/1/2012 का। 12 का। ठीक। तो मैं कैसे दस्तावेज को मैं मोल्ड कर रहा हूँ। तो ये है जो आरोप लग रहे थे कूट रचित दस्तावेजों को लेकर के, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और हम इसमें उसको पैच करेंगे ताकि आप भी पढ़ें जो आरोप लग रहे हैं, और जो लगाने वाले आरोप हैं उनके पास इसके क्या जवाब हैं उनका भी हम पक्ष रखेंगे कि भैया आपने बेजा आरोप लगाया है, फालतू में किसी की शाख को खराब करने की कोशिश की है। और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर अफसर अली साहब दिखा रहे हैं उसको भी हम इसमें पैच करेंगे ताकि लोग भी जान सकें कि क्या आरोप है और उन्होंने उसके जवाब में अपना पक्ष क्या रखा है। ये भी एक बिंदु जो उसमें हाईलाइट करिएगा जी, कि फेलो और फेलोशिप में फर्क होता है। आपने क्लेम नहीं किया, हमने कहीं क्लेम, आपने हम डॉक्यूमेंट दिखाया जी जी बिल्कुल, जो हमने राजभवन को भेजा जी, हम तो कहीं नहीं रहे कि हमको फेलोशिप मिली जी, तो आप गलत संदर्भ सूचना क्यों मांग रहे हैं। दरअसल ये है कि उन लोगों को इतनी जानकारी है कि फेलो और फेलोशिप में क्या फर्क होता है। क्लास फेलो है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि उसको पैसा मिल रहा है। रिसर्च फेलो है, सभी रिसर्चर को पैसा तो मिलता नहीं, उसी को मिलती है स्कॉलरशिप। जी जी। तो गलत संदर्भ लेके किसी को बदनाम नहीं करना आना चाहिए, समाज के झूठी चीजें नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज एक और है, आप पे कूट रचित दस्तावेज बना करके वरीयता के क्रम में लाभ लेने की बात कही गई है कि आपने फर्जी। एक चीज और समझ लीजिए जी वसीम साहब जी, कि जब सिलेक्शन कमेटी होती है तो उसमें वरीयता का रोल नहीं होता। जब कार्यवाहक प्रचार बनता तो ये तो नियम में है ना कि जो वरीय है उसको नहीं, पहले ऐसा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं
सिलेक्शन कमेटी जब होगी तो उसमें वरीयता का रोल नहीं होता। जब कार्यवाहक बनेंगे तो उसमें वरीयता का रोल होता है। तो जब दोबारा आपको कार्यवाहक बनाया गया तो उसमें भी वरीयता के क्रम में आपका नंबर नहीं था, फिर भी दिया गया? नहीं, अभी हम ऐसे आरोप हैं। नहीं, आरोप अभी उस पर हम आ रहे हैं जी। पहले पीछे वाली बात। ठीक है, ठीक है। उसमें एक बात इन्होंने कहा, आपने कही कि जो उस पर चल रहा था जी। कि कूट रचित दस्तावेज। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास भी वो पेपर है। नहीं, वे पेपर ठीक है, वो तो वही मैं भी दिखाऊंगा। जी जी। देखिए, ये जो हमने भेजा था, पेपर देना। ये हमने जो वहाँ राजभवन में जो गया था हमारा, जी ठीक है ना, जी ये इसमें दूसरा वाला पेपर देखिएगा, जी। ये देखिए, ठीक है। इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, जी मैं इधर भी दिखा दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, आप दिखाएं, दिखाएं, साथ में आप पढ़ के भी बता दें। मैं चाहता हूँ कि पढ़ के बताएं। सेक्शन जो है इसमें, जी ऊपर वाले सेक्शन में दिया हुआ है जी लेक्चरर, जी सीनियर लेक्चरर, जी रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, जी ठीक है। जी। एक नीचे वाला सेक्शन दिया हुआ है, जी। नीचे वाले सेक्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़िए तो इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, मैं ही पढ़ क्या देता लिखा हूँ। हुआ है? कौन से वाले सेक्शन में, कहाँ पे? ये वाला सेक्शन, ये वाला पोस्ट डॉक्टरल फेलो रिसर्च आफ्टर पीएचडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनवरी 1998 टू अप्रैल 2000। अब टू मैं रिसर्च इसको बताता पेपर, हूँ। 1 रिसर्च पेपर अवार्डेड डॉक्टर BS अलवर अवार्ड फॉर बेस्ट। आगे सर आप बेस्ट देखिए, रिसर्च पेपर, बेस्ट रिसर्च पेपर के लिए। अब इसको लेकिन सर अलीगढ़, रुके। जी पहले बात समझिए, बारीकी बहुत है इसमें। हाँ जी जी बताएं। ये बताइए, मैंने कहीं लिखा है कि मुझे फेलोशिप मिली है? चलिए अब आते हैं सर, कुछ साल पहले आप फिर वही कार्यवाहक वाली बात थी, तो ऐसा क्या हो गया कि जब ये भ्रष्टाचार के आरोप और तमाम चीज़ें लगी, फिर इसी में लग के आया कि अप्रैल में आपको शायद परमानेंट कर दिया गया, अनुमोदित कर दिया गया है पीसी साहब की मेहरबानी से। देखिए, ऐसा है ना कि कहीं सर वो वही 10 कैंडिडेट वाली बात पहले से, नहीं, ऐसा है क्योंकि ना, आपने कहा कि 6 महीने से सारा उस वक्त तो मेरा पहले आया था। हाँ। उस वक्त तो मालूम ही नहीं था कि कोई अपॉइंटमेंट होगा। हाँ तो जो चीज़ है ही नहीं उसका हम कैसे किसी से कह लेंगे? आप सोचने की बात। जी जी। जो चीज़ धरातल पे है ही नहीं है तो उसका कैसे हम किसी से ही कर लेंगे? 10 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि ये रोटी नहीं बढ़ती। कूट रचित दस्तावेजों के आरोपों पर प्रिंसिपल अफसर अली कहते हैं कि हमने कभी अपनी फेलोशिप क्लेम ही नहीं की। जो सूचनाएं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मांगी गई थी, दरअसल वो गलत मांग ली गई। हमने तो किसी फेलोशिप का क्लेम किया ही नहीं है। वो अपने दस्तावेजों को दिखाते हैं, जिसे हमने वीडियो में पैच करने की कई बार बात कही, जिसे आप देख भी सकते हैं। धारा 68 के अंतर्गत कार्रवाई में 2014 में हटाए गए प्राचार्य अफसर अली राज्यपाल के समक्ष दिए गए अपने प्रत्यावेदन में बिंदु संख्या 5 में शैक्षणिक अनुभव 14 साल 4 महीना और 27 रिसर्च पेपर प्रकाशित होने की बात करते हैं, तथा बिंदु संख्या 6 पर शोध अनुभव के कॉलम में पोस्ट डॉक्टरल फेलो PDF में 2 साल और कुछ महीने के अनुभव के साथ 2 रिसर्च पेपर और 1 रिसर्च जो डॉक्टर BS अलवर अवार्ड से सम्मानित होने की बात कही गई है। यह प्रिंसिपल अफसर अली का अपना पक्ष है। जबकि आरोपों की बात करें तो नियमों के अनुसार प्राचार्य पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 15 साल का शिक्षण अनुभव होना ही चाहिए, जबकि उनके द्वारा बिंदु 5 में दर्शाए गए डाटा के अनुसार कुल शिक्षण अनुभव 14 साल 4 महीने ही है। यदि PDF का क्लेम नहीं किया गया तो 16 साल 5 महीने का अनुभव कैसे बना? जबकि उन्होंने अपने आवेदन में प्राचार्य पद के लिए 16 साल 5 महीने के अनुभव का जिक्र किया है। स्पष्ट है कि 2 साल 4 महीने का शिक्षण अनुभव PDF के माध्यम से उनके द्वारा दिया गया है। जबकि मजेदार बात तो यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ 7 नवंबर 2013 का, जो जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हेड इरफान अहमद के अनुसार अफसर अली की PhD विश्वविद्यालय से 1996 में अवार्ड हुई, लेकिन उनकी थीसिस कब जमा हुई, कितने पेपर इस संबंध में प्रकाशित हुए, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, उन्होंने अपने दूसरे पॉइंट में लिखा है अफसर अली की सबसे विवादित तो 2 साल की PDF अनुभव है। जैसा कि पहले भी अनेक बार RTI के जवाब में बताया जा चुका है कि इस संबंध में डिपार्टमेंट के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। बावजूद इसके जिसने उनको प्रशस्ति पत्र जारी किया है उससे चर्चा किया गया तो मालूम हुआ कि अफसर अली की कोई PDF किसी एजेंसी द्वारा अवार्ड नहीं की गई है। पैरासिटोलॉजी के क्षेत्र में ना तो विभागाध्यक्ष और ना ही
किसी फैकल्टी मेंबर द्वारा कार्य करने का कोई आदेश दिया गया है। इस संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। आखिर में वो लिखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में वे यानी अफसर अली शिक्षण या प्रयोगशाला कार्य में सहायता नहीं कर सकते हैं। दरअसल ये पत्र जंतु विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा अपने कुलपति को लिखा जा रहा है, जबकि जो दस्तावेज प्राचार्य अफसर अली के द्वारा धारा 68 की कार्रवाई में प्रेषित किए गए हैं उसमें बिंदु संख्या 21 पर कुलाधिपति यानी राज्यपाल से सफाई देते हुए कहते हैं कि प्राचार्य की चयन समिति या प्रबंध समिति जिसने प्रार्थी को नियुक्त किया है में प्रार्थी का कोई रिश्तेदार नहीं था। चयन पूर्णतया मेरिट के आधार पर हुआ है। अब जब 2021 से लेकर 23 तक जिस प्रबंध समिति और चयन समिति द्वारा पहले वह कार्यवाहक प्राचार्य बनाए जाते हैं और बाद में उनको अस्थायी प्राचार्य बना दिया जाता है, जिसके आधार पर 27 अप्रैल 2023 को कुलपति द्वारा विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बाद भी तथा धारा 68 के तहत एक बार फिर से सुनवाई प्रचलित होने के बावजूद कुलपति द्वारा प्राचार्य पद के चयन को अनुमोदित कर दिया गया, जबकि इस प्रबंध समिति में स्वयं उनके सगे मामा अब्दुल कबीर बतौर सदस्य मौजूद रहे। यानी कि प्रबंध समिति में अपने रिश्तेदारी का लाभ लेकर एक बार पुनः प्राचार्य बने। इस तरह के आरोप अफसर अली पर लगे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो दिखा रहे थे कि 17 पोजीशन पे हैं, हम 17 पे नहीं थे। उस वक्त के जो वो थे प्रिंसिपल साहब थे, उनकी वरीयता की लिस्ट में दिखा रहा हूँ। दिखाइए सर। और हमेशा जो है जैसे सत्य कोई भी हो सत्य का नहीं, बिल्कुल सर। देखिए आरोप लगे हैं, उस पे हम आपका पक्ष जानने आए हैं। हर पेज पे जी हर पेज पे सिग्नेचर है ना जी, हर पेज पे सिग्नेचर है जी। ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ये पुराने वाले प्रिंसिपल साहब, जी ठीक है ना ये जी। अब इसमें देखिए हमारा नंबर कौन सा है, अफसर अली जी 14 पे हैं जी। अब 14 पे हम कैसे कम हुए, ये डॉक्टर क्या है सलमान अंसारी रिजाइन कर दिया जी। मोहम्मद डॉक्टर हारून ने मोहम्मद रिजाइन कर हारून दिया जी। कलीम ने जो है पीएचडी नहीं है, आहर नहीं है। और ये डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर निशात परवीन, डॉक्टर शाहीन इन्होंने रिजाइन कर दिया, पीआरएस ले लिया। डॉक्टर निशात परवीन, ये परवीन निजाम अंसारी ये लॉन्ग लीव पे हैं, 3 साल की थी। तो हमारा नंबर कौन सा है, 11वां है। और दूसरी बात है कि जब इन 11 लोगों ने हमारे उसमें फेवर में, हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि भाई ये ठीक रहेंगे, हम क्या उसमें बीच में कूदें। तो जब उन लोगों ने बाकी बच्चे 11 11 जी ये है, तो इन लोगों ने जब वो कर दिया, जब एनओसी दे दिया जी। अभी कहेंगे जबरदस्ती ले लिया एनओसी, इस जमाने में कोई किसी जबरदस्ती कर सकता है। देखिए इन्होंने जब लिख के दे दिया, और ये भी है इंडिविजुअल भी सबका होगा कि हमको नहीं बनना है। आप श्योर है ना इन केन प्रकार ये एनओसी तैयार नहीं कराई गई है? अच्छा ये बताइए कि ये जो समाज है सबसे शिक्षित है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर हम जबरदस्ती लेते तो क्या मुख्यमंत्री के पोर्टल पे नहीं डालते हो? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं बस आपसे सुनना चाह रहा था। नहीं मैं वही कह रहा हूँ जी। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बेटे को नहीं दबा पाएंगे, जो जमाना है जी उसको मालूम है कि उसका अधिकार कहाँ है। जी। तो देखिए किसी चीज़ को अगर गलत डायरेक्शन में आपको बात करनी है तो आपके पास लाख जवाब हैं। अरे ये कहा होगा, गले पे बंदूक रख लिया होगा, सस्पेंशन का वो कर दिया होगा, दुनिया का होगा, लेकिन उसके बाद भी तो आप किसी अधिकारी की किसी ने कहा जी। तीसरे आदमी को क्या लोकस है कि उसमें कूद रहा है। शिबली नेशनल कॉलेज 12 जनवरी 2021 की शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में डॉक्टर अफसर अली 17वें नंबर पर आते हैं, यानी कि 16 लोग इनसे वरिष्ठता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन 7 दिसंबर 2021 को एक दूसरी वरिष्ठता सूची प्रबंधक शिबली नेशनल कॉलेज को संबोधित करते हुए बनाई जाती है, जिसकी भाषा पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसके निहितार्थ आसानी से समझ में आ जाते हैं। महोदय मोहम्मद हारून, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग द्वारा कार्यवाहक प्राचार्य शिबली नेशनल कॉलेज के पद से दिनांक 7 दिसंबर 2021 को त्यागपत्र के पश्चात उक्त पद पर प्रबंध समिति को कार्यवाहक प्राचार्य का कार्यभार किसी योग्य शिक्षक को देना है। उक्त के संबंध में हम वरिष्ठ टीचिंग फैकल्टी मेंबर हैं। वरिष्ठता सूची क्रमांक में हमारा नंबर निम्नवत है। प्रबंध समिति के निर्णय के साथ हैं। हम लोग कार्यवाहक प्राचार्य पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं।
इस पत्र में जिन 14 लोगों में वरीयता क्रम तैयार किया गया है उसमें डॉक्टर अफसर अली 14वें स्थान पर आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त के कार्यवाहक प्राचार्य मोहम्मद हारून 7 दिसंबर 2021 को त्याग पत्र देते हैं और उसी दिन यह वरीयता सूची तैयार भी हो जाती है। गंभीर बात तो यह है कि पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले 2 फैकल्टी मेंबर एक ही दिन 30 जून 2023 को त्यागपत्र भी दे देते हैं। यह भी क्या गजब का संयोग है कि सारे संयोग अफसर अली जी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। यही नहीं, इससे भी बड़ा संयोग यह है कि 14 में से 2 का त्यागपत्र भी एक ही दिन। वरीयता के क्रम में अन्य 11 लोगों ने स्वतः अपने से ज्यादा योग्य प्राचार्य अफसर अली को मानकर उनके फेवर में एनओसी भी लिखकर दे दिया। यह भी क्या गजब का संयोग है कि एक व्यक्ति जो 2013 से ही प्राचार्य बनने के लिए प्रयासरत है, वहीं उनके वरिष्ठ अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझते कि वो प्राचार्य पद पर आसीन हो, जबकि व्यक्तियों की प्रबल महत्वाकांक्षाओं ने इतिहास में कद और पद के लिए ना जाने कितने युद्ध करवा दिए, जबकि यहां पर तो सब एनओसी सौंपते जा रहे हैं। ऐसे में जांच का विषय है कि यह सारी प्रक्रिया बगैर दबाव के कराई गई या वाकई में अफसर अली सर्वाधिक योग्य थे। 2014 में राजभवन के आदेश के क्रम में प्राचार्य का पद गंवाने के बाद प्रबंधक के द्वारा इन्हें मूल पद प्रवक्ता पर रिज्वाइनिंग कराई जाती है, लेकिन इसके लिए ना तो प्रबंध समिति की बैठक होती है और ना ही कोई एजेंडा आता है, क्योंकि प्रबंध समिति के तत्कालीन चेयरमैन ने अपने प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बैठक के एजेंडे और डेट को कैंसिल कर देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना प्रबंध समिति के प्रस्ताव पास किए क्या अफसर अली की रिज्वाइनिंग वैधता की श्रेणी में आती है, जिसको लेकर प्रबंध समिति के दूसरे सदस्य अब्दुल मुनीब शेख द्वारा धारा 68 में एक बार फिर इनके प्राचार्य पद और अनुमोदन को चुनौती राजभवन में दी गई है, जिसमें राजभवन को कुलपति की आज्ञा का इंतजार है। चलिए, आप तमाम जो आप पे आरोप लग रहे थे उस पर आपने सफाई दी है। बस एक छोटा सा और मेरा सवाल है। ऐसे आरोप लग रहे थे कि हमने कुछ लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि आपके रहते समय में शिबली में SC ST छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर के बड़ा घोटाला हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? लाई एक यहाँ पे पूरे बाबू थे जी, उन्होंने ये सब जो है प्रयोजित किया जी, और दरअसल उनकी जांच खुद होने वाली है। जी, आप ये देख लीजिए, ये पूरा जो ऑडिट की रिपोर्ट है, जी, ठीक है ना, मैंने पूरी ऑडिट रिपोर्ट इसमें लगा रखी है, ये पढ़ लीजिएगा। जी। ये बताइए, ऑडिट वाला घोटाला पकड़ेगा कि बाहर का आदमी बैठे पकड़ेगा? नहीं, जो ऑडिट करेगा सर, जो करवाएगा, जो तो आप संस्थान देख लीजिए इसको, ये पढ़ी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं सर, लोगों के पास कुछ उसकी जानकारी है, पेपर में है, तमाम चीज़ों की। नहीं, जानकारी नहीं, पेपर में भी नहीं। मैं भी तो पेपर दिखा रहा हूँ आपको। पेपर आदमी जैसे सब लोग कहते हैं, ये देखिए ये यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, कै लोग ये किताब देखे हैं? जी, कै लोग इस क्लास को पढ़े हैं? भाई जब तुमको पता नहीं है तो उल्लंघन किस चीज़ का हो रहा है? कितने लोग इस किताब को पढ़े? जो मैं श्योर बता रहा हूँ कि जिसने एप्लीकेशन दिया है उस किताब को कसम खा के कह दे कि उसने देखा है। आपके हिसाब से उसने बगैर जानकारी के तमाम आरोप, मिथ्या आरोप लगा दिए आप पे, उसे एक्ट के बारे में पता ही नहीं, कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो लगाता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं सत्य के साथ कहता हूँ, किताब को नहीं देखा होगा वो। मैं इसको सुनिए, मैंने आपको इसीलिए बुलाया है जी कि जो मीडिया होता है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। जी बिल्कुल। और हम लोग इस एज में पहुंच गए हैं कि कोई सत्य को झूठ नहीं बना सकता, जी, झूठ को सत्य नहीं बना सकता जी, कुछ दिनों तक भ्रामकता फैला सकता। ठीक बात, ठीक है ना। मैंने कहा कि मैं पहले ही आपको बता दूं। जी, और सबसे बड़ी बात ये जी कि हमारे 3 ऑनरेबल मेंबर कमेटी के हैं, वो देखेंगे जी कि हमने क्या गड़बड़ी किया, ठीक बात, और क्या नहीं किया, ठीक बात। तो उसमें सोशल मीडिया पर किसी तरह की भ्रामक न्यूज़ नहीं फैलनी चाहिए। नहीं, सही बात है। हमने एक वीडियो चलाया, उस वीडियो में हमने बाकायदा कहा है कि अगर प्रिंसिपल साहब उस पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और क्योंकि मेरे पास सर का नंबर नहीं था, ये अच्छा हुआ कि सर ने मुझे कॉल किया तो उनका नंबर उपलब्ध हो पाया और फिर आज मैं उनकी यहाँ पे राय लेने के लिए उपस्थित हुआ। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है। इस इंटरव्यू को सर वाइंड अप करने से पहले आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल है
कि जैसे हमने कुछ लोगों के साथ बैठ करके बात कर लिया, फिर आपके साथ बैठ करके हमने बात कर लिया, क्या ये बेहतर है कि मैं एक किसी ऐसे न्यूट्रल प्लेस पे जो आप डिसाइड कर लें, जो आरोप लगाने वाले हैं और आप पे आरोप लग रहे थे, तो आप वहां पे बैठ करके मैं दोनों का ही पक्ष एक साथ रखूं, ऐसा संभव है? ऐसा है ना कि मुर्गा की लड़ाई नहीं होता। नहीं, मुर्गे की लड़ाई नहीं। हम लोग, मैं एक सम्मानित कॉलेज का प्रचार हूँ जी, और मैं जा करके बैठ के किसी से मुर्गा में बहस कर, मुर्गा लड़ाई में बहस करूँ जी, मैंने सब पेपर आपको दिखा दिए जी। आपको किसी भी स्टेज में और किसी पेपर की जरूरत हो तो मुझसे ले लीजिएगा। चलिए ठीक है। और तो नहीं, और कोई भी शंका हो जी, किसी बात में, आपके पास कोई न्यूज आती है जी, तो उसको प्रसारित करने से पहले मेरा वर्जन ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, अब नंबर भी आपका उपलब्ध है, आपसे बातचीत हो ही रही है। तो इस इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले मैं सभी सम्मानित दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जो आरोप लग रहे थे 55 नियुक्तियों में, सहायक प्रोफेसरों की 55 नियुक्तियों में, उसको सर ने एक सिरे से खारिज किया है कि नहीं, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और जो लायक थे, जो काबिल थे, उन्हीं को रखा गया है, उन्हीं का चयन हुआ है, चयन समिति ने उन्हीं का चयन किया है। और एक चीज सर, खत्म करने से पहले मैं जान सकता हूं कि उन 55 लोगों को अनुमोदित कर दिया गया है या नहीं? नहीं, अभी सब अनुमोदित नहीं हुए हैं, कुछ हुए हैं। कितने का हुआ है? कुछ हुए हैं, कुछ प्रक्रिया में, अभी उसको क्योंकि कमेटी की चल रही है ना, तो अभी हम ना बात करें तो अच्छा है जी। कुछ अनुमोदित हो गए, कुछ प्रक्रिया में, फाइल का परीक्षण चल रहा है जी। और इसमें एक प्रोविजन है जी कि हम अगर नियुक्ति किसी की करके वाइस चांसलर साहब के पास भेजते हैं जी, करते हैं और 1 महीने तक अगर वो हमारे पास कोई संदेश नहीं आता है कि ये रिजेक्ट हो गई या ये हो गया या ये कमी है, तो उसमें उसका प्रबल संभावना हो जाती है। एक्ट ये कहता है कि वो अनुमोदित मान लिए जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ तो हम एक्ट ही से चल रहे हैं जी। तो उसमें एक्ट यही कहता है प्रबल संभावना कि भाई उसमें अगर कोई वो होती, गलती होती तो हमारे पास लेटर आता, कोई कागज़ कम होता तो हमारे पास आता, नहीं आया तो नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि कमेटी कर ले अपनी जांच के बाद अनुमोदन हो जाएगा। तो चलिए, जांच कमेटी बनी हुई है, जांच प्रचलित है और जो तमाम आरोप लगे हैं उस पर जांच प्रचलित है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जी, बताएं। कि ये कहना कि जांच सिवली कॉलेज तीनों तरफ से घिरा है, सिवली कॉलेज अपने सिद्धांत पे चलता है, घिरा कहीं से नहीं। किसी ने एप्लीकेशन दिया, 20 जगह दिया एप्लीकेशन, उसमें से 3 जगह से एप्लीकेशन आई, 3 स्रोतों को दिया गया कि आप इसकी आख्या दीजिए। कोई आख्या मांग रहा है, कोई आके यहाँ फाइल देखेगा, कोई पूरी जांच करेगा, तो जांच जाएगी उसमें। लेकिन घिरने की बात नहीं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ये गिर गया या जो इस तरह की प्रक्रिया है, हमने प्रक्रिया का पालन किया उसमें। तो चलिए साहब, इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त कर रहे हैं और आगे इसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, आगे जो भी अपडेट होंगे वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद, चलिए, थैंक यू। ये लॉन्ग लीव पे है, 3 साल की थी, तो हमारा नंबर कौन सा है? 11वां है। और दूसरी बात है कि जब इन 11 लोगों ने हमारे उसमें फेवर में, हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि भाई ये ठीक रहेंगे, हम क्या उसमें बीच में कूदें, तो जब उन लोगों ने बाकी बचे 11, हाँ 11 जी, ये है, तो इन लोगों ने जब वो कर दिया, जब NOC दे दिया, जी, अभी कहेंगे जबरदस्ती ले लिया NOC, इस जमाने में कोई किसी जबरदस्ती कर सकता है? देखिए, इन्होंने जब लिख के दे दिया, और ये भी है इंडिविजुअल भी सबका होगा कि हमको नहीं बनना है। आप श्योर है ना, इन प्रकार ये NOC तैयार नहीं कराई गई है? अच्छा, ये बताइए कि ये जो समाज है सबसे शिक्षित है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर हम जबरदस्ती लेते तो क्या मुख्यमंत्री के पोर्टल पे नहीं डालते हो? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल, मैं बस आपसे सुनना चाह रहा था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जी, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने बेटे को नहीं दबा पाएंगे, जो जमाना है जी, उसको मालूम है कि उसका अधिकार कहाँ है। जी, तो देखिए, किसी चीज़ को अगर गलत डायरेक्शन में आपको बात करनी है तो आपके पास लाख जवाब हैं। अरे ये कहा होगा, गले पे बंदूक रख लिया होगा, सस्पेंशन का वो कर दिया होगा, दुनिया का होगा, लेकिन उसके बाद भी तो आप किसी अधिकारी की, किसी ने कहा, जी, तीसरे आदमी को क्या लोकस है कि उसमें कूद रहा है। चलिए, आप तमाम जो आप पे आरोप लग रहे थे उस पर आपने सफाई दी है। बस एक छोटा सा और मेरा सवाल है, ऐसे आरोप लग रहे थे कि हमने कुछ लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि आपके रहते समय में शिबली में SC ST छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर के बड़ा घोटाला हुआ। इस पर आपका क्या कहना है सर? लाई,
एक यहाँ पे पूरे बाबू थे, जी उन्होंने ये सब जो है प्रयोजित किया जी और दरअसल उनकी जांच खुद होने वाली है। जी आप ये देख लीजिए, ये पूरा जो ऑडिट की रिपोर्ट है, जी ठीक है ना, मैंने पूरी ऑडिट रिपोर्ट इसमें लगा रखी है, ये पढ़ लीजिएगा। जी। ये बताइए, ऑडिट वाला घोटाला पकड़ेगा कि बाहर का आदमी बैठे पकड़ेगा? नहीं, जो ऑडिट करेगा सर, जो करवाएगा, जो तो आप संस्थान देख लीजिए करेगा। इसको, ये पढ़िए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं सर, लोगों के पास कुछ उसकी जानकारी है, पेपर में है तमाम चीज़ों की। नहीं, जानकारी नहीं, पेपर में भी नहीं। मैं भी तो पेपर दिखा रहा हूँ आपको। पेपर आदमी, जैसे सब लोग कहते हैं, ये देखिए ये यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, कै लोग ये किताब देखे हैं? जी। कै लोग इस क्लास को पढ़े हैं? भाई जब तुमको पता नहीं है तो उल्लंघन किस चीज़ का हो रहा है? कितने लोग इस किताब को पढ़े? जो मैं श्योर बता रहा हूँ कि जिसने एप्लीकेशन दिया है उस किताब को कसम खा के कह दे कि उसने देखा है। आपके हिसाब से उसने बगैर जानकारी के तमाम आरोप, मिथ्या आरोप लगा दिया आप पे, उसे एक्ट के बारे में पता ही नहीं है। कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो लगाता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं शर्त के साथ कहता हूँ, किताब को नहीं देखा होगा वो। मैं इसको सुनिए, मैंने आपको इसीलिए बुलाया है जी कि जो मीडिया होता है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जी बिल्कुल। और हम लोग इस एज में पहुंच गए हैं कि कोई सत्य को झूठ नहीं बना सकता, जी झूठ को सत्य नहीं बना सकता, जी कुछ दिनों तक भ्रामकता फैला सकता है। ठीक बात। ठीक है ना, मैंने कहा कि मैं पहले ही आपको बता दूं। जी, जी। और सबसे बड़ी बात ये जी कि हमारे 3 ऑनरेबल मेंबर कमेटी के हैं, वो देखेंगे जी कि हमने क्या गड़बड़ी किया है ठीक बात। और क्या नहीं किया। ठीक बात। तो उसमें सोशल मीडिया पर किसी तरह की भ्रामक न्यूज़ नहीं फैलनी चाहिए। नहीं, सही बात है। हमने एक वीडियो चलाया, उस वीडियो में हमने बाकायदा कहा है कि अगर प्रिंसिपल साहब उस पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और क्योंकि मेरे पास सर का नंबर नहीं था, ये अच्छा हुआ कि सर ने मुझे कॉल किया तो उनका नंबर उपलब्ध हो पाया और फिर आज मैं उनकी यहाँ पे राय लेने के लिए उपस्थित हुआ। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है। इस इंटरव्यू को सर वाइंड अप करने से पहले आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल है कि जैसे हमने कुछ लोगों के साथ बैठ करके बात कर लिया, फिर आपके साथ बैठ करके हमने बात कर लिया, क्या ये बेहतर है कि मैं एक किसी ऐसे न्यूट्रल प्लेस पे जो आप डिसाइड कर लें, जो आरोप लगाने वाले हैं और आप पे आरोप लग रहे थे, तो आप वहां पे बैठ करके मैं दोनों का ही पक्ष एक साथ रख लूं, ऐसा संभव है? ऐसा है ना कि मुर्गा की लड़ाई नहीं होता। नहीं, मुर्गी की लड़ाई नहीं। हम लोग, मैं एक सम्मानित कॉलेज का प्रचार हूँ जी और मैं जा करके बैठ के किसी से मुर्गा में बहस करूँ, मुर्गा लड़ाई में बहस करूँ? जी मैंने सब पेपर आपको दिखा दिए। जी। आपको किसी भी स्टेज में और किसी पेपर की जरूरत हो तो मुझसे ले लीजिएगा। चलिए ठीक है। और तो नहीं, और कोई भी शंका हो जी, किसी बात में, आपके पास कोई न्यूज़ आती है जी, तो उसको प्रसारित करने से पहले मेरा वर्जन ले लीजिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, अब नंबर भी आपका उपलब्ध है, आपसे बातचीत हो ही रही है। तो इस इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले मैं सभी सम्मानित दर्शकों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जो आरोप लग रहे थे 55 नियुक्तियों में, सहायक प्रोफेसरों की 55 नियुक्तियों में, उसको सर ने एक सिरे से खारिज किया है कि नहीं, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और जो लायक थे, जो काबिल थे, उन्हीं को रखा गया है, उन्हीं का चयन हुआ है, चयन समिति ने उन्हीं का चयन किया है। और एक चीज सर, खत्म करने से पहले मैं जान सकता हूं कि उन 55 लोगों को अनुमोदित कर दिया गया है या नहीं? नहीं, अभी सब अनुमोदित नहीं हुए हैं, कुछ हुए हैं। कितने का हुआ है? कुछ हुए हैं, कुछ प्रक्रिया में। अभी उसको क्योंकि कमेटी की चल रही है ना, तो अभी हम ना बात करें तो अच्छा है जी। कुछ अनुमोदित हो गए, कुछ प्रक्रिया में, फाइल का परीक्षण चल रहा है जी। और इसमें एक प्रोविज़न है जी कि हम अगर नियुक्ति किसी की करके वाइस चांसलर साहब के पास भेजते हैं, जी, करते हैं और 1 महीने तक अगर वो हमारे पास कोई संदेश नहीं आता है कि ये रिजेक्ट हो गई या ये हो गया या ये कमी है, तो उसमें उसका प्रबल संभावना हो जाती है। एक्ट ये कहता है कि वो अनुमोदित मान लिए जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ तो हम एक्ट ही से चल रहे हैं जी। तो उसमें एक्ट यही कहता है, प्रबल संभावना कि भाई उसमें अगर कोई वो होती, गलती होती तो हमारे पास लेटर आता, कोई कागज़ कम होता तो हमारे पास आता, नहीं आया तो नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि कमेटी कर ले अपनी जांच के बाद अनुमोदन हो जाएगा। तो चलिए, जांच कमेटी बनी हुई है, जांच प्रचलित है और जो तमाम आरोप लगे हैं उस पर जांच प्रचलित है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जी, बताएं। कि ये कहना कि जांच सिवली कॉलेज तीनों तरफ से घिरा है, सिवली कॉलेज अपने सिद्धांत पे चलता है, घिरा कहीं से नहीं।
किसी ने एप्लीकेशन दिया, 20 जगह दिया एप्लीकेशन, उसमें से 3 जगह से एप्लीकेशन आई, 3 स्रोतों को दिया गया कि आप इसकी आख्या दीजिए। कोई आख्या मांग रहा, कोई आके यहाँ फाइल देखेगा, कोई पूरी जांच करेगा, तो जांच जाएगी उसमें। लेकिन घिरने की बात नहीं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ये गिर गया या जो इस तरह की प्रक्रिया है, हमने प्रक्रिया का पालन किया उसमें। तो चलिए साहब, इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त कर रहे हैं और आगे इसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, आगे जो भी अपडेट होंगे वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद, चलिए, थैंक यू। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।